Hello everyone, welcome back to my channel Humanities. Today we will be covering important questions related to BHIC 134. प्रॉपरली देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है इसमें, ठीक है, यानी मुगल इरा के बाद का जो भी कुछ है वो सब हम इस सब्जेक्ट कोड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका एग्जाम है 12th को। सो आई एम प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासेस। तो फर्स्ट है, discuss the 18th century debate. Do you think the 18th century is a period of political anarchy and decline? The 18th century in India is the period of intense historiographical debate. यानी कि ये जो पूरा पीरियड था 18th century का, इस पीरियड को लेके एक सेकेंड हिस्टोरियंस हैं उनके बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलती है, डिबेट देखने के लिए मिलती है, ठीक है, अबाउट ऑन वेरियस इश्यूज, ठीक है। कि ये जो पूरा पीरियड था 18th सेंचुरी का, इसमें क्या मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, क्या जो पॉलिटिकल एनार्की का मतलब कि जो वैक्यूम देखने के लिए मिला पॉलिटिकली। वैक्यूम मीन्स जो मुगल एम्पायर थे वो डिक्लाइन हो रहा था, पूरा मुगल एम्पायर, जिसकी वजह से जो रीजनल स्टेट्स थे वो इमर्ज हो गए थे, ठीक है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि जो मुगल एम्पायर था इतना बड़ा, उसकी जो सेंट्रलिटी थी, यानी जो मुगल एम्पायर था पूरा, वो डिक्लाइन होता वो दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी जो सक्सेसर आए औरंगजेब की डेथ के बाद, वो बहुत ज्यादा वीक थे, ठीक है। यानी कि वो इतने ज्यादा जो है पूरे एम्पायर को जोड़ के नहीं रख पा रहे थे, ठीक है। अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो नहीं हो पा रहा था। राइज ऑफ सक्सेसर स्टेट एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि जो जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन थे मुगल एम्पायर के, उनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे सेंटर के साथ। किसके साथ? स्टेट के साथ, यानी कि जो अथॉरिटी है, जो रूलर है, उसके साथ जो है डिफरेंट रीजन के जो एक तरीके से लीडर्स होते हैं, उनके बीच में क्या चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इसलिए जो है स्टेट जैसे कि अवध, बंगाल, हैदराबाद, इन सब के जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे बेसिकली, जिनको एम्पर मुगल एम्पर जो होता था वो अपॉइंट करता था, ये सब जो है इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर क्लेम कर दिया, या एक तरीके से अनाउंस कर दिया कि भाई हम मुगल एम्पायर के साथ नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट जो है स्टेट है और हम अपने पूरी स्टेट को इंडिपेंडेंटली गवर्न करेंगे, ठीक है। मराठा सिक्स, जाट्स एंड अदर हु हैड हिस्टोरिकली चैलेंज मुगल रूल एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि जो कास्ट बेस, या एक तरीके से कह लो, हाँ कास्ट बेस ही कह लो, कि जो कास्ट बेस ही जो हमें एक तरीके से इमर्जेंस देखने के लिए, जैसे कि मराठा सिक्स और जाट्स, ठीक है, इन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया जब मुगल एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लगा। राइज ऑफ यूरोपियन पावर, यानी कि इस टाइम तक जो है फ्रेंच और ब्रिटिश इंडिया में आ चुके थे, मतलब इंटरवेंशन इनका स्टार्ट हो गया था एज अ ट्रेडिंग कंपनी। यानी कि स्टार्टिंग में तो आया कि भाई हमें ट्रेड करना है, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पज से, पर धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकली जो है पूरे एम्पायर पे, या पूरी जितना भी मुगल एम्पायर के अंडर जो रीजन था, उनको धीरे धीरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया, एज वेल एज अदर रीजन भी, ठीक है। अभी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर भी आ गए, किसके साथ? जो मुगल रूलर्स थे ना उनके साथ, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा बैटल ऑफ बक्सर हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, ठीक है। तो इस टाइप की बैटल्स भी जो है यूरोपियन जो ये एक तरीके से ट्रेडिंग कंपनी आई थी उसके और जो रूलर्स थे उनके बीच, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा कि जो मुगल सेंटर था वो डिक्लाइन हो रहा था, है ना, जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, बट जो रीजनल स्टेट्स थे इनमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखने के लिए मिली, यानी इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस देखने के लिए मिले हैं, फॉर इंस्टेंस बंगाल एंड अवध डिस्पाइट इंटरनल स्ट्रगल्स एंड लेटर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस विटनेस इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इनके अंदर इंटरनल स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट चलते हुए भी, और ब्रिटिशर्स चाहते थे बंगाल और अवध पर कंट्रोल बनाना, क्योंकि अवध में भी बहुत ज्यादा जो है रिसोर्सेज अच्छे हैं, यानी कि यहाँ का जो लैंड है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और बंगाल में भी सेम चीज है कि भाई अपॉर्चुनिटी देखते हुए, यानी कि वहां पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखते हुए ब्रिटिशर्स यहाँ पर इन जगहों पर अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहते थे, एक तरीके से मोनोपोली बनाना चाहते थे, ठीक है। जो बहुत सारे सक्सेसर स्टेट्स थे, उन्होंने जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर था वो फॉलो किया, ठीक है। इवन उनका जुडिशियल सिस्टम भी, ठीक है, एडमिनिस्टर करने के लिए अपने अपने स्टेट्स को, ठीक है। तो एक कंक्लूजन, ये यहाँ पे कंक्लूजन है, ठीक है, कैसे आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे कि जो 18th सेंचुरी था इंडिया वाज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल चाव एंड आर्की, यानी कि हमें खाली डिक्लाइन देखने के लिए नहीं मिलता, बल्कि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो मुगल एम्पायर था उसकी डिक्लाइन के बाद कैसे जो रीजनल स्टेट्स थे वो कितने अच्छे से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ वहां पे अच्छे से ट्रेड हो रहा था, ठीक है, कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे होती है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था, ये सब चीजें भी देखने के लिए मिलती है, ठीक है।
कंपेयर एंड कंट्रास्ट द स्टेट फॉर्मेशन मैसूर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैदराबाद का देख लेते हैं। हैदराबाद को किसने फाउंड किया था? निजाम उल मुल्क असफ शाह। असफ शाह होगा यहाँ पे, असफ शाह फर्स्ट इन 1724। ये क्या थे? एक पावरफुल मुगल नोबल थे, ठीक है, और सूबेदार गवर्नर, यानी कि ये जो हैदराबाद वाला रीजन था ना, उस पे जो है मुगल एम्परर ने इनको अपॉइंट किया हुआ था एज अ गवर्नर। ठीक है, यानी कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह था, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, वो सब को कौन सुपरवाइज कर रहे थे, कौन देख रेख कर रहे थे? ये गवर्नर। ठीक है, हैदराबाद एक क्लासिक एग्जाम्पल है सक्सेसर स्टेट का, यानी कि इमर्ज होने का इंडिपेंडेंटली। ठीक है, देखो असफ झा को किसने अपॉइंट किया था? मुगल एम्परर ने अपॉइंट किया था। ठीक है, उसके बाद जो है इनकी ऑटोनॉमी एज अ सेंट्रल मुगल अथॉरिटी वीक होने लगी। किसकी ऑटोनॉमी? जो मुगल एम्परर थे उनकी अथॉरिटी वीक होने लगी, यानी मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। तो जो इन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि जो मुगल एम्परर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है या उसका जो टच है बहुत दूर जो रीजन्स है उनसे हटता जा रहा है। तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए क्या किया? अपने जो ओन आदमी थे, यानी इनकी जो ओन इनके अंडर जो लोग काम करते थे उनको क्या कर दिया? जो मुगल एम्परर के लोग थे उनसे डिस्प्लेस कर दिया, यानी उन्होंने जो आर्मी वगैरह थी वहां पे अपने लोगों को इंस्टॉल कर दिया और अपने जो पूरा रीजन था उसको क्या कर दिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, बल्कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो था वो मुगल्स का ही फॉलो किया, जैसे कि जागीरदारी सिस्टम हो गया, मनसबदारी सिस्टम हो गया। ठीक है, इवन जो निजाम था इन्होंने अपना कोर्ट सिस्टम भी जो है जुडिशरी के लिए एक कोर्ट सिस्टम भी भाई जहाँ पे वो इश्यूज वगैरह रिजॉल्व करें। ठीक है, तो एक प्रॉपर कोर्ट भी सेटअप किया। हैदराबाद पहला स्टेट था जो कि सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया था विद ब्रिटिश इन 1798। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैसूर। मैसूर में क्या हुआ? मैसूर हैड एन ओल्डर हिंदू वुडिया डायनेस्टी। ठीक है, द इफेक्टिव स्टेट फॉर्मेशन इन द 18th century associated with Hyder Ali, who became the de facto ruler in 1761 and his son टीपू सुल्तान। मतलब कि जो जो मैसूर था ना वो एक न्यू टाइप ऑफ स्टेट इमर्ज हो गया है। कैसे भाई? ये जो वुडिया डायनेस्टी के लोग थे ना, ये मुगल्स के टाइम पे उनकी मिलिट्री में इन्वॉल्व थे, यानी कि मिलिट्री में, है ना, इस रीजन से किस में थे? मिलिट्री में इन्वॉल्व थे। ये नोबल नहीं थे, जैसे कि ये सूबेदार थे ना, जैसे कि हमें हैदराबाद में क्या देखने को मिला कि भाई ये सूबेदार गवर्नर थे। नहीं, ये जो गवर्नर के अंडर जो मिलिट्री होते थे ना, मिलिट्री होती है, उसके कमांडर थे कौन? हैदर अली। ठीक है, अब लेटर इन्होंने क्या किया? अपना जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस बनाया। ठीक है, मिलिट्री में इनकी रैंक बहुत ज्यादा ऊपर थी। ठीक है, और ये मिलिट्री में मतलब बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंशियल लीडर थे। ठीक है, Mysore under Hyder Ali and Tipu Sultan consciously move away from the traditional Mughal जागीरदारी एंड रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी जैसे कि हमने हैदराबाद में देखा कि उन्होंने जो है मुगल्स का ही जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो फॉलो किया। इन्होंने अपना एक रैयतवाड़ी सिस्टम की भाई ये कोई जागीरदार या मनसबदार अपॉइंट नहीं करेंगे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ये सीधा डायरेक्टली पीदन से, रैयत कौन होते हैं? पीदन, पीदन से डायरेक्टली जो है टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे करप्शन वगैरह भी कम हुआ। ठीक है, मैसूर अंडर हैदर अली टीपू सुल्तान कॉन्शियसली मूव अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल मुगल जागीरदारी सिस्टम। और एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जो ये टीपू सुल्तान थे ना, टीपू सुल्तान, इनके अंदर जो है मिलिट्री बहुत जो है एक्सपेंड हुई, मिलिट्री इनोवेशन, यानी कि जैसे कि जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, जैसे यूरोप की आर्मी थी, यानी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, इनकी जो आर्मी थी, एक सेकेंड, बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि देखो टीपू सुल्तान थे ना, उनके टाइम पे जो मिलिट्री थी उसमें इनोवेशन हुए, टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हमें देखने के लिए मिलता है किसके टाइम पे? टीपू सुल्तान के टाइम पे। किसमें? मिलिट्री में। तो ये भी एक क्या है? डिफरेंट पॉइंट है एज कम्पेयर टू हैदराबाद, यानी हैदराबाद में जो है प्रॉपर सिस्टम किसका फॉलो किया गया भाई? जो मुगल्स थे उनका। नेक्स्ट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिस्कस करो। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें देखो 3 क्वेश्चन कवर हो रहा है। पहला कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेज क्या थे, ठीक है, दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, एंड थर्ड ये है कि इम्पैक्ट क्या था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था सितंबर 1922, लास्ट हुआ ये 1922 तक। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 तक चला। ठीक है,
अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या था, पहले सिंपली जान लेते हैं कि जो महात्मा गांधी थे उनके साथ जितने भी लीडर्स थे, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से थे या जो भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने ये बात कह दी थी कि भाई अब हम कोई भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, उनकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, चाहे वो किसी भी तरह का जो है एक तरीके से उनके साथ बातचीत करना चाहें या कॉपरेशन करना चाहें बेसिकली, बट अब वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिंपली अब इनकी एक ही डिमांड थी कि हम चाहते हैं अब आप अपने जो है देश ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स हैं वो आप यूरोप वापस लौट जाओ, ठीक है। तो कॉजेस क्या थे इसका, पहला रॉयलेट एक्ट जो है 1919 में आया, और इस रॉयलेट एक्ट का मतलब क्या था कि भाई किसी को भी गवर्नमेंट जो है, पुलिस जो है, किसी को भी जो है क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो लोगों के राइट्स थे उस पर, जो लोगों के राइट्स थे ना वो कर्टेल कर दिए थे इस टाइम पे, मतलब किसी को भी, मतलब एक तरीके से ये राइट तो था ही ना कि भाई आप अरेस्ट वारंट हो कि किस बेसिस पे आप अरेस्ट करो, तो ये सब चीजें भी, मतलब इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी, एक सेकेंड, कट ऑफ था बिल्कुल रॉयल एक्ट के अंदर, यानी कि अगर आपको कहीं भीड़ दिखी हुई मिल रही है तो आप उनको किसी भी ग्राउंड के ऊपर अरेस्ट कर सकते हो, तो ये सब रॉयल एक्ट में था, ठीक है। सेकंड इज जलियांवाला बाग मस्कर, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने अंडर जनरल डायर ओपन फायरिंग कर दी थी जलियांवाला बाग में, जितने भी लोग जो है इकट्ठे हुए थे, ठीक है। क्या बोल के, क्या मतलब क्या, किस बेसिस पे जो है उन्होंने फायरिंग की, उन्होंने ये बोला कि जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे ना वो जो है उनके पास वेपन्स थे, ठीक है, बेसिकली वो जो आर्मी है, जो ब्रिटिशर्स की जो आर्मी है उनको जो है मारने के लिए आए थे, ठीक है, और वो दंगे फैलाने वाले, मतलब जो है प्रॉपर जो ग्रुप था, वो जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे वो एक तरीके से जो है दंगे फैला रहे थे, ठीक है। इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ओपन फायरिंग कर दी, बल्कि लेटरली जो है ये देखने के लिए मिला, जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया कि भाई जो लोग थे वहां पे जो इकट्ठे हुए थे वो लोग जो है एक तरीके से दंगा नहीं भड़का रहे थे, वो लोग जो है बैसाखी थी उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा मानना है कि जो बैसाखी थी, बैसाखी फेस्टिवल होता है पंजाब में, ठीक है, तो बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था कि भाई जो ये ऑटोमन एम्पायर था ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑटोमन एम्पायर था, इसको जो है यहाँ यहाँ के जो मतलब एक तरीके से रूलर थे वो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो उनको हटा दिया गया था, ठीक है। तो उनके रूल को रिस्टोर करने के लिए मुस्लिम्स ने क्या चलाया, खिलाफत मूवमेंट चलाया इन इंडिया। अब आप बोलोगे कि भाई इंडिया में क्या मतलब है ना, ऑटोमन एम्पायर तो एक अलग रीजन हो गया, इंडिया में ये मतलब है कि जो सॉरी एक सेकेंड, ऑटोमन एम्पायर था, इंडिया में क्या मतलब है कि जो यहाँ पे किसकी जो है, ब्रिटेन था, ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इन्वॉल्व था, ठीक है। और इनका जो ऑटोमन एम्पायर से ये रिलेशन है कि ये स्पिरिचुअल हेड माना जाता है मुस्लिम्स का वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने बोला कि वहां पे जो जीता कौन था, ये यूरोप जीता था, तो इन लोगों ने बोला कि जो वहां के रूलर थे उनका जो रूल है उसको रिस्टोर करो, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे, पहला अरेंजमेंट ऑफ स्वराज सेल्फ रूल, यानी कि हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि अब हम नहीं चाहते कि आप हम पे रूल करो, आप जो अपने देश वापस जाओ, हम सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं इंडिया में, ठीक है। रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग्स, यानी कि जो जलियांवाला बाग में स्क्वायर में हुआ लोगों के साथ, उनको क्या मिले, इंसाफ मिले एक तरीके से उन लोगों को, ठीक है, जो खिलाफत में हुआ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कैलिफेट एंड सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ ऑटोमन एम्पायर, यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर है वहां पे जो कैलिफ है उसका रूल जो है रिस्टोर हो, ठीक है। Establishment of new political order through non-violence means to challenge the colonial economic and power structure force the British to acknowledge the Indian demands, यानी कि इन्होंने किस टाइप के मूवमेंट का जो है नॉन कॉपरेशन में जो है यूज किया, किस टाइप का, नॉन वायलेंस का, यानी कि हम अहिंसा के आधार पर इन लोगों को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, अपनी डिमांड्स रखेंगे। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जब ये स्टार्ट हुआ तो जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे ना उनका एक तरीके से जितने भी इंडियंस थे उन्होंने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
बल्कि किस चीज, जो इंडिजिनियस गुड्स है उनका यूज करेंगे, और जो कपड़े हैं जो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहे थे, ठीक है, पार्टिकुलरली खादी, खादी के हम जो है कपड़े पहनेंगे। जैसे कि आपने जो है महात्मा गांधी जी की फोटोज भी देखी होंगी चरखा यूज करते हुए, ठीक है, चरखे के थ्रू जो है धागा बनाया जाता था। नेक्स्ट है बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यानी जैसे कॉलेजेस हो गए, जो नेशनल स्कूल चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको हम क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। और इसलिए जो है इंडिया में जो है कॉलेजेस वगैरह, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप हुई, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, हिंदू कॉलेज जो है स्टैब्लिश हुआ। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स बाय लॉयर, यानी जितने भी इनके यूरोपियन जो है कोर्ट्स थे, ब्रिटिशर्स के कोर्ट्स थे, उनको क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इलेक्शन टू द न्यू काउंसिल वर लार्जली बॉयकॉटेड, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के इलेक्शन थे उनको भी बॉयकॉट किया गया। जो भी जैसे कि बहुत से लोग जो है इंडियन पीपल मिलिट्री में होते थे, ठीक है, तो उनको जो है सूबेदार वगैरह इस टाइप से टाइटल मिलते थे। तो जितने भी टाइटल वगैरह थे ना, उनको भी लोगों ने क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी तरफ से टाइटल, ठीक है। जो फॉरेन लिक्विड शॉप्स थी, इनको भी लोगों ने बॉयकॉट किया, ठीक है। रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स है, ये जो सिविल सर्वेंट जो आईएएस आईपीएस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो है यही लेके आए थे। एक तरीके से यही लोग जो है आज भी ये कहते हैं कि जो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगर ब्रिटिशर्स ने किया है इंडिया में, तो जो सिविल सर्विसेज जो ये लेके आए थे यही था, ठीक है। तो जो सिविल सर्वेंट्स थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे, उन्होंने रिजाइन देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड डिबेट ऑन ओरिजिन, यानी कैसे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बनी और उसकी ओरिजिन पे क्या डिबेट है, ठीक है। The idea of Constituent Assembly for India was first proposed by M.N. Roy in 1934, यानी इस आइडिया को लेके कौन आए थे, M.N. Roy। द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली अडॉप्टेड दिस डिमांड, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये किसके मेंबर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, और इसकी जो डिमांड थी इन्होंने रखी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे उन्होंने इस डिमांड को अडॉप्ट करी 1935 में, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इवेंचुअली एक्सेप्टेड डिमांड इन प्रिंसिपल इन दी ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी मान गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। Next is cabinet mission plan. The actual formation of the Constituent Assembly took place in 1946 based on the cabinet mission plan. This plan outlined the scheme of the assembly composition functioning. यानी ये पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर था, यहाँ पे कह सकते हो कि भाई कैसे जो है पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, कैसे वो फंक्शन करेगी, ठीक है, क्या काम करेगी, ठीक है। कंपोजिशन क्या था, जो टोटल मेंबरशिप थी वो 39 थी, ठीक है। 29 मेंबर्स थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट किए गए थे, 93 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट्स से थे, ठीक है, जो कि रूलर, जो कि राजा थे प्रिंसली स्टेट के, उन्होंने नॉमिनेट किया था। 4 मेंबर थे चीफ कमिश्नर थे प्रोविंसेस के। मेंबर वो चूजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि कोई इलेक्शंस नहीं कराए गए थे, इनडायरेक्टली उनको इलेक्ट किया गया था, ठीक है, थ्रू द मेथड ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी पीआरटी के थ्रू, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के थ्रू जो है इनको क्या कराया गया था, इलेक्ट कराया गया था, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अगर पूरा सिस्टम फॉलो किया गया तो इसमें इलेक्शन में किसने वोट डाला होगा, तो जितने भी ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसमें जितने भी लोग चीफ लीडर्स थे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लीडर्स थे ना, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, इन्हीं लोगों ने वोट किए थे, ठीक है। द असेंबली इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग, मतलब डिफरेंट, हर कास्ट से, हर बैकग्राउंड से। इसलिए जो है ये जो कांग्रेस थी ना, इसको क्या कहा जाता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नाम भी दिया जाता है, अम्ब्रेला ऑफ कलर्स करके कुछ समथिंग कहते हैं। सो क्यों, हाँ, अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्यों, क्योंकि इसमें हर बैकग्राउंड से लोग थे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से लोग थे, ठीक है, इवन वुमेन्स भी थी। तो कंपोजिशन हमने देख लिया। नेक्स्ट इज फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग कब होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, दिसंबर 9 1946 में न्यू दिल्ली में। और टेम्पररी चेयरमैन कौन बने थे इनकी, डॉक्टर सचिंद्र नंदा सिन्हा, ठीक है। अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ, यानी जब इंडिया से पाकिस्तान अलग हो गया तब क्या हुआ, द पार्टीशन ऑफ इंडिया अंडर द माउंट बेटन प्लान, ठीक है, इन जून 1947, जब जो है पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटली रिड्यूस्ड टू 299, ठीक है, 299 तक जो है इनकी, यानी कि जो 389 में से अगर 299 माइनस करो तो जितने भी जो लोग बचे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान के साथ थे वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चले गए। की फिगर्स कौन थे या पढ़ लेना, नाम है, ठीक है।
लास्ट। अब मैं डिबेट बता देती हूँ क्या थी, ठीक है। इसमें जो है सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन जो है कवर नहीं है। डिबेट इसके ओरिजिन पे यही थी। पहली बात ये थी कि जो इसमें जो मेंबर्स हैं, है ना, ये जो कांग्रेस थी ना, इसको नाम देने वाले महात्मा गांधी थे, ठीक है। कांग्रेस एज अ पार्टी जो है पहले हमें देखने के लिए मिलती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जहां से महात्मा गांधी आए थे बैरिस्टर बन के। बैरिस्टर मतलब अपनी लॉ की पढ़ाई करने गए थे, उसके बाद जो है इंडिया रिटर्न आए। तो लोगों का ये कहना था कि भाई ये पार्टी तो जो है, नाम भी जो इस पार्टी का है वो बाहर की कंट्री से है, ठीक है। तो ये कैसे जो है, जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के लिए, कैसे जो है ये क्या कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये थी, ठीक है। अब सेकंड चीज, इसमें इंडियन क्रिश्चियंस भी इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया जो है बहुत डाइवर्स है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें सब कास्ट से लोग हो, है ना। कुछ लोग तो ऑब्वियसली इनके भी अगेंस्ट होंगे, तो उन लोगों का ये मानना था कि ये जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही है। तो यही कुछ डिबेट्स थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिगार्डिंग, जिसको आप बस 2 पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है। पहला, कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी। सेकंड, कि भाई ये जो ओरिजिन है इसका वो इंडिया का नहीं है, कहाँ का है, साउथ अफ्रीका का है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको और लेक्चर चाहिए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।